बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 जून 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए बहुत जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीवी लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए केडीवी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए बिहार न्यूज की तरफ और बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोदी सरकार बेहद कमजोर स्थिति में है और यही मौका है कि विशेष राज्य दर्जा लेने का। सीएम नीतीश कुमार ये मांग उठाएं और विशेष राज्य का दर्जा ले बिहार के लिए। यह तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के समक्ष राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने, देशव्यापी जाति जनगणना कराने और फिर वंचित जातियों के लिए अधिक कोटा की मांग उठानी चाहिए। आपको बता दो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली से लौटने के क्रम में देर शाम पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया है कि बिहार एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है और फिर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी बेहद कमजोर स्थिति में है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि मौजूदा लोकसभा में विपक्ष मजबूत है और बिहार निर्णायक भूमिका निभा रहा है। मोदी लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा कर रहे थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार जी को अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए राज्य को विशेष राज्य का दर्जा और फिर राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना जैसे मांगों पर जोर देना चाहिए। दोस्तों बिहार में सूरज ने आंखें तरेरी है। जी हाँ, इसको लेकर के अब गर्मी भभक रही है। आपको बता दें कि बिहार में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। यह गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है, जी हाँ, मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने आज पटना सहित दक्षिण बिहार के 14 जिलों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। तो फिर वहीं पर बिहार के 5 जिलों में लू को लेकर के विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पटना, बक्सर, भोजपुर, लखीसराय, शेखपुरा, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया, बेगूसराय, अरवल, जहानाबाद, नालंदा और फिर नवादा में गर्मी को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पर गोपालगंज, सीवान, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और छपरा में गर्म दिन रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में हल्की बारिश हो सकती है। एनडीए गठबंधन की राजनीति में नरेंद्र मोदी पहली बार फंसे हैं। जी हाँ, ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है प्रशांत किशोर का। जहाँ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि मोदी सरकार में बिहार में कोई विकास नहीं हुआ है, न ही यहाँ कोई फैक्ट्री लगी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लोग कहते हैं कि मोदी जी के आने से बहुत विकास हो रहा है। विकास हो भी रहा है तो फिर गुजरात का ही हो रहा है। बुलेट ट्रेन गुजरात में बन रही है, फैक्ट्रियां और रोजगार महाराष्ट्र, गुजरात में आ रहा है। बिहार में तो कोई फैक्ट्री लगी ही नहीं है। यह प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला। यह हमला ऐसे वक्त पर आया है जब 2014 के बाद बीजेपी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार किया है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी 10 साल से पीएम है, लेकिन 10 साल में वोट मांगने के अलावा वे कभी बिहार नहीं आए। बिहार का विकास कैसे हो, इस पर उन्होंने कभी बैठक तक नहीं की है। उन्होंने कहा है कि गुजरात तो 50 बार गए हैं, दूसरे राज्यों में हर दूसरे महीने में जा रहे हैं। बिहार तभी आते हैं जब वोट लेना होता है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मोदी देश के पीएम है, गुजरात के भी पीएम है, बिहार के भी पीएम है। तो गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं। उन्हें पता है कि गुजरात के लोग तभी वोट देंगे जब वहां पर फैक्ट्री लगेगी, रोजगार आएगा और विकास होगा। और उन्हें यह भी पता है कि बिहार के लोगों को इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब बिहार के लोग मंदिर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, 4 किलो राशन के नाम पर वोट डाल देंगी तो फिर मोदी जी यहाँ पर फैक्ट्री क्यों लगाएंगे? इनको तो ऐसे ही वोट मिल ही जाता है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लोग कहते हैं कि मोदी जी मजबूत पीएम है। अगर पीएम मोदी किसी उद्योगपति से कह देंगे कि बिहार में फैक्ट्री लगाओ जाकर के, तो कौन मना करेगा? लेकिन मोदी जी ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि उन्हें बिहार से मजदूर मिल ही रहा है। बिहार का मजदूर गुजरात और दूसरे शहरों में काम कर रहा है, जब वहां पर विकास हो रहा है। बिहार के लोग बेवकूफ बन करके कमल का बटन दबाते ही रह जाते हैं। तो फिर वे यहाँ काम कैसे होगा? जब बिहार का विकास कैसे होगा इस तरह से? पप्पू यादव पर अभी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन पर एक जबरदस्त आरोप लगा है, भयंकर आरोप लगा है। करोड़ों रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगा है, या रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। आपको बता दो कि बिहार के नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव के खिलाफ एक बिजनेसमैन ने वसूली करने का आरोप लगाया है। सिर्फ आरोप नहीं लगाया है बल्कि प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। पूर्णिया जिले की पुलिस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार फर्नीचर का व्यवसाय, फर्नीचर का बिजनेस करने वाले शिकायतकर्ता को 4 जून को मतगणना के दिन अपने आवास पर बुलाया और उनसे एक
1 करोड़ रुपए मांगे। पुलिस ने बयान में कहा है कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पप्पू यादव ने पहले 2021 और 2023 में इसी तरीके की मांग की थी। आरोप लगाया है कि इस बार पप्पू यादव ने रुपए नहीं देने पर उन्हें जान से मार देने की धमकी दी और चेतावनी दी कि उन्हें अगले 5 साल तक सांसद से निपटना होगा। यह शिकायत के आधार पर सांसद और फिर उनके करीबी सहयोगी अमित यादव के खिलाफ मुफस्सिल थाने में भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। पप्पू यादव पर अक्सर बल प्रयोग करने का आरोप लग रहा है। दोस्तों, देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार से 8 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। जब 4 को कैबिनेट में जगह मिली है जबकि 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। जी हाँ, विभागों का बंटवारा भी हो गया है। बिहार में मंत्रियों को जो भी विभाग दिए गए हैं उसको लेकर के आरजेडी हमलावर है और आरजेडी का कहना है कि झुनझुना थमा दिया गया है। ऐसे में सवाल है कि जो भी मंत्रालय मिले क्या उससे जेडीयू नाराज है? कल नीतीश कुमार की पार्टी के नेता और मंत्री मदन सहनी ने इसको लेकर के बड़ा बयान दिया है। मदन सहनी ने कहा है कि केंद्र में जेडीयू को जो विभाग मिले हैं उसमें हम लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं, कोई नाराजगी नहीं है। जो मंत्रालय ललन सिंह रामनाथ ठाकुर को मिला है उसमें पूरे देश के लिए काम करने के लिए बहुत संभावना है। जब बिहार सहित देश में काम होंगे, जब तेजी से विकास होगा, जो विभाग जेडीयू को मिला है उसमें बहुत स्कोप है, जनता के लिए काम किया जाएगा। मदन सहनी ने कहा है कि रेल मंत्रालय की चर्चा जेडीयू को मिलने की इसलिए हो रही थी क्योंकि ये मंत्रालय बिहार को मिलता रहा है। जब नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान के पास ये मंत्रालय था, उन्होंने कहा है कि जिसको भी रेल विभाग मिला उसमें ऐसा थोड़ा है कि वह सिर्फ रेल का ही काम अपने घर के आसपास करेगा, पूरे देश में काम होगा। रेलवे, कृषि, ऊर्जा मिले, ऐसे हम लोगों की कोई भी इच्छा नहीं थी। इच्छाएं अनंत होती है। दोस्तों, बिहार में मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद और विभाग भी बंटवारे के बाद अब बीजेपी बिहार में मुखर हो गई है। बिहार बीजेपी नेताओं के बयान बदलते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता ने कहा कि बिहार में ना कोई किंग और ना ही कोई मेकर है। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद भाजपा नेता सीएम नीतीश कुमार के नाम पर कसीदे पर रहे थे। जब शपथ ग्रहण समारोह के बाद बीजेपी नेताओं के सुर बदल गए हैं। जब बिहार में बदलते सियासी समीकरण के बाद एक बार फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किंग मेकर की भूमिका में लोग देख रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले तक भाजपा नेता भी इस बात को मान रहे थे। जब चुनावी नतीजे आने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान नीतीश के पक्ष में था। लेकिन अब शपथ ग्रहण समारोह के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में ना तो कोई किंग है और ना ही कोई मेकर है। जनता के मिले जनादेश पर सभी राष्ट्र के विकास के लिए तत्पर है। दोस्तों, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा, जो कि अपने बेबाक सवालों से बड़े बड़े की बोलती बंद कर देते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर के ट्रोल कर रहे हैं। जब सोशल मीडिया पर उन पर लगे एक आरोप को लेकर के घमासान मचा हुआ है। जब रजत शर्मा पर गाली देने का आरोप रागिनी नायक ने लगाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने सोशल मीडिया पर 2 वीडियो शेयर किया और ये आरोप लगाया है कि इंडिया टीवी के चेयरमैन और फिर एडिटर इन चीफ रजत शर्मा पर आरोप लगाया है कि रजत शर्मा ने उन्हें लाइव कार्यक्रम में गाली दी है। रागिनी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि पहला वीडियो मेरे संज्ञान में लाया गया है। इसमें रजत शर्मा ने ऑन एयर मुझे एक भद्दी गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि मैंने फैक्ट चेक किया है और चैनल से इसी वीडियो का रॉ फुटेज निकाला है। यहाँ उन्होंने आगे लिखा है कि पत्रकारिता का इससे गिरा हुआ स्तर क्या होगा? या कोई जवाब है क्या आपके पास? इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स 2 धड़ों में बट गए हैं। एक पक्ष जहाँ रजत शर्मा की पैरवी कर रहा है तो फिर वहीं बड़ी संख्या में लोग रजत शर्मा की आलोचना करके रागिनी की तारीफ कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है कि रागिनी कौन है तो आपको बता दो कि रजत शर्मा पर गाली देने का आरोप लगाने वाली रागिनी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हैं। उनका पूरा नाम रागिनी नायक है। जहां रागिनी दिल्ली की पूर्व सीएम स्वर्गीय शीला दीक्षित के समय से सक्रिय राजनीति में है। बतौर कांग्रेस प्रवक्ता टीवी चैनलों पर मुखर होकर के पार्टी का पक्ष रखने के लिए जानी जाती है। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने अपना विभाग संभाल लिया है। गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर बात करते हुए कहा कि आज तो काम संभाले हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज पहला दिन है कि देश के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर सबसे अधिक नौकरी देने वाला सेक्टर है। मैं इतना ही कहूंगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिनों में देश की आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों में हम सब इसको आगे ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि इससे किसान भी जुड़ा हुआ है। वहीं पर मीडिया के एक सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि केंद्र में ने मंत्रालय के नाम पर झुनझुना पकड़ा दिया है बिहार को। इस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि देश की जनता और फिर बिहार की जनता ने उनके हाथ में झुनझुना थमा दिया है, इसलिए वो ऐसी बात करते हैं। एक सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार एजेंसियों का गलत दुरुपयोग हुआ तो फिर वो ईंट से ईंट बजा देंगे, विपक्ष मजबूत है। इस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार संख्या बल का दुरुपयोग नहीं करती है, जो गलत करता है उसको सजा कानून देता है। कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो लेकिन उसको सजा भुगतनी पड़ेगी।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अगला बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। इसमें दो नाम सामने आ रहे थे, वो है शिवराज सिंह चौहान और दूसरा है धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन इन दोनों को भी मोदी कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। ऐसे में अब सवाल फिर वही है कि आखिर अगला बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए 4 और नामों को इस रेस में आगे माना जा रहा है, जहां मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें से एक नाम विनोद तावड़े का भी है। यह तावड़े बीजेपी के महासचिव है। जब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके तावड़े को बीएल संतोष के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली महासचिव माना जाता है। वह मराठी है। इस साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में तावड़े इस रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। अध्यक्ष पद की रेस में दूसरा नाम बीजेपी ओबीसी मोर्चा चीफ के लक्ष्मण का भी है। लक्ष्मण तेलंगाना से आते हैं। वह वही राज्य है जहां पर बीजेपी आंध्र प्रदेश के बाद दक्षिण में सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। वहीं पर बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सुनील बंसल का भी नाम शामिल है, जो वर्तमान में महासचिव है। साथ ही साथ वह पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और फिर ओडिशा जैसे 3 राज्यों के इंचार्ज भी है। दोस्तों, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। अब जिसको लेकर के पप्पू यादव भड़क गए हैं। इस मामले पर अब पप्पू यादव का भी जवाब सामने आ गया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि देश प्रदेश की राजनीति में मेरे बढ़ते प्रभाव और फिर आम लोगों के बढ़ते स्नेह से कुछ लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इस वजह से आज पूर्णिया में मेरे खिलाफ ऐसा घृणित षड्यंत्र रचा गया है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि एक अधिकारी और फिर विरोधियों की इस साजिश में मैं पूरी तरीके से बेनकाब करूंगा। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के अधीन निष्पक्ष जाँच कराया जाए, जो दोषी हो उसे सजा दिलाया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जाए। दरअसल पीड़ित फर्नीचर व्यवसायी ने पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत में कहा कि मतगणना वाले दिन, यानी कि जिस दिन वोटिंग हुई थी, उसी दिन पप्पू यादव ने उसे अपने घर बुलाया था और इस दौरान उनसे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। साथ ही साथ ये धमकी भी दी गई थी कि अगर पैसे नहीं मिले तो फिर उसे जान से मार देंगे। जहां अगले 5 साल तक पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद रहने वाले हैं और फिर उसे तब तक उनसे निपटते रहना होगा। फिलहाल फर्नीचर व्यवसायी की शिकायत के बाद नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव और फिर उनके करीबी अमित यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों, मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल बिहार के जनमत के कारण संभव हुआ, लेकिन मंत्रिमंडल के बंटवारे में बिहार के साथ भेदभाव किया गया, बिहार को झुनझुना पकड़ा दिया गया। विपक्ष का यह आरोप सतही तौर पर आपको भी एक बार ये सही लगे, क्योंकि सुर्खियों में बने रहने और फिर आम जनमानस में छपे मंत्रालयों में से वैसा कोई भी नाम शामिल नहीं है जो कि बिहार के सांसदों के हिस्से आया हो, और इसलिए विपक्ष ऐसे आरोप मोदी सरकार पर लगा रहे हैं। जब बिहार की जरूरत को जानने वाले ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। अगर हम बारी बारी से बिहार के सांसदों के मंत्रिमंडल में मिले दायित्व के साथ बिहार की जरूरतों को आंकेंगे तो फिर आंखों के सामने तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार के साथ इससे बेहतर इस समय शायद कुछ और हो ही नहीं सकता। भारत में चल रही हीट वेव अब तक की सबसे लंबी लहर है, जहाँ सबसे बुरा दौर आना अभी भी बाकी है। आपको बता दें कि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में इन दिनों हीट वेव की चपेट में है, जहाँ मई के मध्य से ही अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार कर रहा है। भारत सरकार के शीर्ष मौसम विशेषज्ञ ने कहा कि इस साल हीट वेव अब तक की सबसे लंबी लहर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बताया है कि भारत के कई हिस्सों में सबसे लंबा हीट वेव चल रहा है। करीब 24 दिनों से बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, जहाँ इस महीने मानसून की बारिश के उत्तर की ओर बढ़ने से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। जब महापात्रा ने चेतावनी दी है कि इसके बाद स्थिति और भी खराब होगी। उन्होंने कहा है कि हीट वेव अब अधिक और बार बार आएगी, ये पहले से तेज और फिर अधिक समय तक बनी रहेगी। दरअसल गर्मी बढ़ने के लिए ग्रीन हाउस गैसों की का उत्सर्जन मुख्य रूप से जिम्मेदार है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देश है। यह भारत ने 2070 तक नेट जीरो इमिशन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य तय किया है। यह अधिकांश औद्योगिक पश्चिमी देशों से 2 दशक बाद है। भारत अभी बिजली बनाने के लिए कोयला पर बहुत अधिक निर्भर है। मोहपात्रा ने कहा है कि मानवीय गतिविधियों, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और फिर परिवहन तंत्र के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोकार्बन की सांद्रता बढ़ रही है, जो हम न केवल खुद को बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों को भी खतरे में डाल रहे हैं। वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी की लहरें लंबी, अधिक, लगातार और अधिक तेजी से हो रही है। आजादी के 77 साल बाद पहली बार मुस्लिम मुक्त भारत सरकार हुआ है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से अब नई सरकार गठन हो चुका है। मोदी की नई सरकार अब एक बार फिर से देश के लिए काम करने को तैयार हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। ये ऐतिहासिक घटना 2024 के केंद्रीय मंत्रिमंडल के पूर्ण गठन के बाद हुई है। जब भारतीय राजनीति में ये बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक हर
सरकार में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व होते आए हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी इस नई सरकार में मुस्लिम मंत्री की अनुपस्थिति ने नई राजनीतिक विश्लेषकों और फिर सामाजिक कार्यकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, जब वे इसे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं और इसके संभावित सामाजिक और फिर राजनीतिक प्रभाव पर भी चर्चा कर रहे हैं। इस बदलाव के चलते विपक्षी दलों ने भी अपनी प्रतिक्रिया को सबके सामने में रखा। कई नेताओं ने इस निर्णय को सांप्रदायिक सौहार्द के लिए चुनौतीपूर्ण बताया, तो वहीं पर सत्तारूढ़ दल का कहना है कि मंत्रिमंडल का गठन योग्यता और फिर आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है और ये किसी भी विशेष समुदाय के प्रति पक्षपात को नहीं दर्शाता है। आपको बता दें कि इस बार 71 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। हालांकि इस बार बीजेपी ने एक मुस्लिम व्यक्ति को टिकट दिया था, जो कि चुनाव हार गए हैं। दोस्तों, बिहार राज्य के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि दरअसल हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य की शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 2 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन 14 जुलाई से 15 जुलाई 2024 तक पटना में आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर के बिहार की शिक्षित बेरोजगार महिला पुरुष अभ्यर्थी को इंटरव्यू के माध्यम से 25 सबसे ज्यादा पदों पर नियुक्त किया जाना है। अगर आप भी बिहार रोजगार मेला 2024 में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक हैं तो फिर विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता संबंधित दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि को उपस्थित हो सकते हैं। दोस्तों, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके मंत्रिमंडल के 72 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इस सूची में बिहार से आने वाले 8 सांसद शामिल रहे। इसमें 4 को केंद्रीय मंत्री का जिम्मा मिला, जबकि बचे हुए 4 को राज्य मंत्री का पद मिला है। केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और फिर राज्य मंत्री, ऐसी 3 श्रेणी होती है जो कि मंत्री के कद को बताती है। साथ ही इसमें वेतन भत्ते और फिर सुविधाओं का भी बड़ा अंतर होता है। ऐसे में बिहार से केंद्रीय मंत्री बने गिरिराज सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान पर अब सांसद के फंड के साथ ही केंद्रीय मंत्री की विभिन्न सुविधाएं भी मिल पाएंगी। इसमें लाखों रुपए की सैलरी और फिर भत्ते शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री को हर महीने 1 लाख रुपए मूल वेतन के रूप में मिलते हैं। इसके साथ ही सांसदों की तरह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000 रुपए मिलता है। कार्यालय के लिए भी हर महीने 60,000 रुपए मिलता है। इसके अलावा सत्कार भत्ता के रूप में 2,000 रुपए दिए जाते हैं। राज्य मंत्रियों को भी ये सब मिलता है, जब बस सत्कार भत्ता के रूप में उसको 1,000 रुपए प्रति दिन मिलता है। अगर कोई डिप्टी मंत्री बनाया जाता है तो फिर उसको सत्कार भत्ता के रूप में 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है। वहीं पर मंत्रियों को वेतन और फिर भत्ते के अलावा दिल्ली में सरकारी बंगला भी मिलता है। साथ ही साथ मंत्रियों को भी संसद सदस्यों की तरह ही यात्रा भत्ता, यात्रा सुविधाएं, ट्रेन यात्रा की सुविधाएं, स्टीमर पास, टेलीफोन की सुविधाएं और फिर वाहन खरीदने के लिए अग्रिम राशि मिलती है। जहाँ वहीं पर मंत्रियों को अपने विभाग के संचालन के लिए कई कर्मचारियों को सुविधाएं भी मिलती है। जब मंत्री को हर साल भारत में अकेले या फिर पति पत्नी या फिर बच्चों या फिर साथियों या रिश्तेदारों के साथ यात्रा के लिए किराया मिलता है। नए नियम के मुताबिक मंत्री को जो यात्रा भत्ता मिलेगा वो प्रति वर्ष अधिकतम 48 किराए के बराबर ही होगा। जब कोई भी यात्रा भत्ता नगद या फिर उसके बदले में उपलब्ध कराए गए निःशुल्क सरकारी परिवहन में दिया जा सकता है। वहीं पर मंत्री को चिकित्सा उपचार का खर्च भी मुहैया कराया जाता है। मंत्री और उनके परिवार के लोग सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में फ्री में चिकित्सा उपचार करा सकते हैं, यानी कि फ्री में इलाज करा सकते हैं। इन अस्पतालों में ठहरने की व्यवस्था भी फ्री में होगी। दोस्तों, मोदी सरकार में मंत्री बने ललन सिंह ने मंगलवार को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और फिर डेयरी मंत्री के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया है। उनके साथ विभाग के राज्य मंत्रियों ने भी पदभार संभाला है। 4 बार के लोकसभा सदस्य ललन सिंह जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोर टीम का हिस्सा माने जाते हैं, जो कि पार्टी से संबंधित अहम रणनीतियों और निर्णय को लेते हैं। मुंगेर संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीते ललन सिंह को जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पासपोर्ट ऑफिस पहुंची, जहां पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2025 में बिहार में तेजस्वी सरकार बनेगी। दरअसल तेजस्वी यादव से पूछा गया है कि उन्हें 2024 में केवल 4 सीट मिला है। इसको लेकर के सत्ता पक्ष हमला बोल रहे हैं। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव में 0 सीट लाए थे तो फिर विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बने। 2024 लोकसभा में 4 सीट लाया तो फिर विधानसभा में 4 गुना सीट लाएंगे। वहीं पर जब पूछा गया है कि सरकार तेजस्वी यादव बनाएंगे तो उन्होंने कहा कि एकदम तेजस्वी सरकार बनाएंगे।
दोस्तों, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहली बार केंद्रीय मंत्री बने चिराग पासवान ने मंगलवार को अपने मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का पदभार संभाला है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर के आए सांसद चिराग पासवान के पदभार संभालने के दौरान उनके परिवार के कई सदस्य और लोजपा के सांसद मौजूद रहे। चिराग पासवान ने मंत्रालय की जिम्मा संभालते ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विजन पर काम किया। चिराग ने मंत्रालय का जिम्मा संभालते ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के विजन पर और जोर दिया। जब उन्होंने कहा कि दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत में खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र काफी पीछे है। इस विभाग से सीधे किसानों को मदद मिलेगी। उनकी आमदनी बढ़ाने में खाद्य प्रसंस्करण बेहद महत्वपूर्ण है। 1 करोड़ दो, नहीं तो पूर्णिया छोड़ दो। रंगदारी मामले में पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव पर रंगदारी मांगने और फिर जान से मार देने की धमकी देने के मामले में मुफस्सिल थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। रंगदारी मांगने के मामले में एक फर्नीचर व्यवसायी ने थाने में लिखित शिकायत दी है। यह आवेदन में कहा गया है कि 2 अप्रैल 2021 को पप्पू यादव की ओर से 10 लाख रुपए की रंगदारी टैक्स मांगी गई थी। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया है कि साल 2023 में दुर्गा पूजा के दौरान मोबाइल एवं व्हाट्सएप कॉल पर 15 लाख रुपए और 2 सोफा सेट मांगने के साथ साथ धमकी एवं गाली गलौज दी गई थी। जब फर्नीचर व्यवसायी ने लिखित आवेदन में कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी सांसद पप्पू यादव के खास अमित यादव ने फोन किया था। जब 5 अप्रैल 2024 को मोबाइल पर करीब 10 से 15 कॉल आए। पप्पू यादव के आवास अर्जुन भवन पर बुलाया गया, जिसके साथ ही साथ 25 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई। जब फर्नीचर व्यवसायी ने यह भी कहा कि बीते 4 जून को दोबारा मोबाइल पर अमित यादव की ओर से धमकी दी गई। कहा गया है कि 5 साल पूर्णिया में ही रहना है और फिर 1 करोड़ रुपए नहीं दोगे तो फिर पूर्णिया छोड़ करके जाने के साथ जान से मार देने की भी धमकी दी गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने मोहन भागवत के उस बयान को बिल्कुल सही बताया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो वास्तविक सेवक होते हैं उसमें अहंकार नहीं होता। मणिपुर के मामले को उठाए जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन थोड़ी देर से बोले हैं। जब मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री तो हमेशा से मौन ही रहते हैं। केवल मणिपुर की घटना पर ही नहीं बल्कि किसानों पर जब हमला किया गया, महिला पहलवानों का शोषण किया गया या फिर बेंगलुरु में 3000 महिलाओं के साथ शोषण हुआ, ऐसे वक्त में भी प्रधानमंत्री मौन रहे। मोहन भागवत ने ठीक कहा, लेकिन देर से बोला है। जब वहीं पर केंद्रीय मंत्री के बीच मंत्रालय का बंटवारे के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार से एनडीए के 30 सांसद चुन करके गए हैं। जब पिछली बार भी 39 सांसद चुने गए थे, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला था। लेकिन इस बार बिहार निर्णायक भूमिका में है, तो फिर कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। देश भर में जातिगत जनगणना कराना चाहिए। केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद फिर से नितिन गडकरी को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का जिम्मा मिलते ही बिहार के उन एक्सप्रेस वे की चर्चा शुरू हो गई है जो लंबी अवधि से प्रस्तावित है, जहाँ लंबे समय से वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। उनके कार्यकाल में इन योजनाओं पर सहमति बनी थी। आपको बता दूं कि भारतमाला श्रृंखला के तहत इन एक्सप्रेस वे में कई स्थिति ये भी है कि इनके लिए जमीन अधिग्रहण तक की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। वहीं पर कुछ एक्सप्रेस वे का हाल यह है कि उनका कोई अता पता नहीं है, वे फाइलों में गति नहीं कर पा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को भागलपुर तक विस्तार दिए जाने पर सहमति के 1 साल से अधिक हो गए। ये सड़क भागलपुर के लिए यूपी होते हुए दिल्ली तक जाने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क होगी। बिहार में लगभग 300 किलोमीटर में इसका निर्माण होना है, पर मामला अभी तक अटका पड़ा है। आपको बता दें कि रक्सौल दिगवारा हल्दिया एक्सप्रेस वे के तहत बिहार में 350 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जाना है। यह सड़क बिहार से झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जानी है। वहीं पर पटना पूर्णिया के बीच एक्सप्रेस वे कंट्रोल एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाना है, पर अभी तक इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण तक को अनुमति नहीं मिली है। वहीं पर गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे के निर्माण से बिहार के कई जिलों को सिलीगुड़ी के लिए नई कनेक्टिविटी मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 450 किलोमीटर सड़क का निर्माण बिहार में कराया जाना है। अभी तक ये प्रोजेक्ट जमीन अधिग्रहण में ही फंसा पड़ा है। मोदी कैबिनेट में मुसलमानों को जगह नहीं मिली है, अब इसको लेकर के सियासत शुरू हो गया है। इस मामले पर गिरिराज सिंह ने एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में कहा कि जीत करके नहीं आए तो फिर कहां से मंत्री बनाए जाएंगे। जब हमारे प्रतिनिधि नहीं होंगे कोई तो हम मंत्री कैसे बनाएंगे। अगर प्रतिनिधि होते तो फिर निश्चित बनते। पीएम नरेंद्र मोदी जी की नीतियां स्पष्ट है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। जब नीतिगत स्पष्ट है और मिशन साफ है तो फिर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कांग्रेस की तरह नहीं है, ये मोदी जी की सरकार है, देश बढ़ता रहेगा।
दोस्तों, राजद नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी भी मुस्लिम सांसद को शामिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर के चलना चाहिए, चाहे उनकी धर्म या फिर जाति कुछ भी हो, या सभी का सम्मान होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि इन लोगों को उन लोगों से घृणा तो है ही, जो सब लोग ये बात को जानते हैं। सबको साथ लेकर के चलना चाहिए, चाहे धर्म या फिर जाति कुछ भी हो, सभी का सम्मान होना चाहिए। या तेजस्वी यादव ने कहा कि एक बात तो ये तय की गई है कि इस बार पीएम मोदी बहुत कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। यह देश की जनता ने इस बार बीजेपी को नकार दिया है और 240 सीट पर लेकर आई है। यह जनता ने एक संदेश दिया है कि हम विपक्ष के तौर पर मजबूती से उभरे हैं। यह सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष में ज्यादा सीटों का अंतर नहीं है। वहीं पर लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश के लोग बधाई दे रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि आगे भी वे ऐसे ही जनता की सेवा करते रहे, या उन्हें सभी लोग गरीबों का मसीहा मानते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला एक शख्स आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का दीवाना है। वो भी ऐसा जबरा फैन है जिसने अपनी बॉडी पर ही लालू यादव और राबड़ी देवी और उनके दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का टैटू बनवा रखा है। जय इतना ही नहीं, वहाँ पर आरजेडी का चुनाव चिन्ह लालटेन का भी टैटू बनवाया हुआ है। जब बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले 41 वर्ष के रंजीत रजक ने अपने शरीर पर लालू परिवार के बहुत से टैटू बनवा रखे हैं। रंजीत का कहना है कि लालू यादव को वे अपना भगवान मानते हैं, जबकि राबड़ी देवी को राजमाता का दर्जा देता है। वहीं पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को राम लक्ष्मण की तरह देखता है। रंजीत खुद को लालू परिवार का हनुमान मानता है। लालू फैमिली के प्रति उनकी दीवानगी इस कदर है कि वह हर उस जगह पर जाता है जहां जहां आरजेडी का कार्यक्रम होता है। आपको बता दें कि कल लालू प्रसाद यादव का 77वां जन्मदिन था। इस मौके पर पटना प्रदेश कार्यालय में बड़ा कार्यक्रम हुआ, जहाँ पर वह 77 पाउंड का केक काटा। जहाँ लालू का जन्म 11 जून 1948 को गोपालगंज के फुलगड़िया गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम कुंदन राय और माता का नाम मर्छिया देवी है। बिहार में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। जहां आपको बता दूं कि कई जिलों को सावधान रहने के लिए कहा है। इन जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश होने के आसार है। वहीं पर बिहार के दक्षिण जिलों में रहने वाले लोगों को फिलहाल राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। यहाँ पर गर्म हवाओं ने डेरा जमा रखा है, जिस वजह से लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। बिहार के मैदानी भाग में तापमान में इन दिनों इजाफा हुआ है। राजस्थान से आने वाले पछुआ हवाओं ने मध्य एवं दक्षिणी बिहार में पारा चढ़ा दिया है। वहीं पर पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण आर्द्रता बढ़ रही है। दोस्तों, अहमदाबाद मुंबई रूट के बाद दिल्ली हावड़ा के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर जोर पकड़ रही है। आपको बता दूं कि दिल्ली हावड़ा रूट पर ये ट्रेन बक्सर, पटना और गया होकर के गुजरेगी। यह तीनों जिलों में इनके लिए अलग स्टेशन बनाया जाएगा। बुलेट ट्रेन की रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इस ट्रेन से पटना से नई दिल्ली का सफर सिर्फ 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। फिलहाल दिल्ली पटना के बीच ट्रेन से जाने में 17 घंटे लगते हैं। इतना ही नहीं, बुलेट ट्रेन के लिए बिहार में एलिवेटेड ट्रैक निर्माण का रूट भी फाइनल हो चुका है। स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड ट्रैक के लिए भूमि अधिग्रहण का काम भी जल्द शुरू किए जाने की संभावना है। इतना ही नहीं, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की टीम अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह तक पटना पहुंच सकती है। पटना के फुलवाड़ी या फिर बिहटा में से किसी एक जगह स्टेशन निर्माण के लिए जगह निर्धारित की जाएगी। यहाँ बिहार के 3 जिलों में एक स्टेशन का निर्माण होगा। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक बुलेट ट्रेन का बिहार में बक्सर, पटना और गया जिलों में स्टॉपेज होगा। यहाँ एक स्टेशन का निर्माण होगा। दिल्ली से वाराणसी होते हुए बक्सर के रास्ते पटना, गया होते हुए हावड़ा तक ट्रेन जाएगी। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों और फिर छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। जी हाँ, टीचर्स और स्टूडेंट के लिए अब नियम बदलने वाला है। आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड के शिक्षकों और फिर छात्रों के लिए बड़ी खबर है कि शिक्षा विभाग ने हाजिरी को लेकर के एक मोबाइल ऐप बनाया है, जिससे छात्रों की उपस्थिति दर्ज होगी। इसके साथ शिक्षकों की मौजूदगी की भी निगरानी होगी। शिक्षा विभाग के इस नए ऐप को ई शिक्षा कोष के नाम से जाना जाएगा। अब बिहार के सरकारी विद्यालयों के छात्रों और प्रधान अध्यापक को गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। जहां ई शिक्षा कोष पोर्टल की मदद से शिक्षक उपस्थिति, छात्र प्रदर्शन, अंक, ग्रेड और फिर प्रोजेक्ट असाइनमेंट, सबमिशन रिपोर्ट जैसे संपूर्ण छात्र डाटा को डिजिटल रूप में देखा जा सकेगा। ई शिक्षा कोष में शिक्षकों को अपना नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ज्वाइनिंग की स्थिति समेत अन्य जानकारियां टीचर रजिस्ट्रेशन में 15 कॉलम में एंट्री करनी होगी। शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक शिक्षा विभाग द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि प्रतिदिन VC के माध्यम से शिक्षकों और फिर छात्रों की उपस्थिति से संबंधित प्राप्त किए जा रहे आंकड़ों की व्यवस्था को बंद करते हुए राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक, शिक्षक और फिर अभियंत्रण बच्चों की तकनीकी की आधारित प्रतिदिन उपस्थिति ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त किया जाए।
बिहार के उन युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है जो नौकरी की तलाश में है। आपको बता दूं कि गया के सभी प्रखंड कार्यालय परिसर में 12 जून से 12 जुलाई तक रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा और प्रदेशक नियोजनालय की ओर से आयोजित रोजगार शिविर में युवाओं को सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस लिमिटेड में नौकरी का अवसर मिलेगा। रोजगार शिविर में 1200 बेरोजगार युवाओं को चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 15,000 से 27,000 रुपए तक का वेतन और फिर अन्य सुविधाएं मिलेगी। जिला नियोजनालय के सहयोग से सबसे बड़ी सुरक्षा कंपनी सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज लिमिटेड द्वारा गरीब शिक्षित और फिर बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये कैंप लगाया जाएगा। कमांडेंट जितेंद्र सिंह ने बताया है कि ये भर्ती सिर्फ पुरुषों के लिए है। इसमें सुरक्षा जवान के 1000 पद, सुरक्षा सुपरवाइजर और फिर CIT के 120 पद, सुरक्षा अधिकारी की 80 पद पर भर्ती होगी। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी के बीच जाम छलकते एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वायरल फोटो कैमूर के मोहनिया नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि इंद्रजीत राम का है। वायरल फोटो में वे शराब पार्टी कर रहे हैं और जाम छलकते नजर आ रहे हैं। इंद्रजीत राम गिलास में शराब में पानी मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और बगल में चखना भी रखा हुआ है। हालांकि इंद्रजीत राम का दावा है कि मैं शराब पीता नहीं हूँ। जहाँ शराब पार्टी दोस्त कर रहे थे वहाँ पर मैं उनके शराब के गिलास में पानी मिला रहा था। लेकिन शराबबंदी वाले इस राज्य में शराब पीने और फिर शराब के गिलास में पानी मिलाने का फोटो सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। दोस्तों, बिहार में सरकार के द्वारा 12वीं पास के बाद आगे की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत लोन दिया जाता है और पढ़ाई खत्म होने के बाद युवाओं को ये लोन लौटाना होता है। लेकिन बिहार में बहुत से युवा ऐसे हैं जिनकी नौकरी लग गई है लेकिन उन्होंने लोन नहीं लौटाया है। खबर के अनुसार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऐसे युवा जिनकी नौकरी लग गई है और उन्होंने लोन नहीं लौटाया है वैसे युवा पर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ वहीं पर जो युवा अभी बेरोजगार है उन्हें अनिवार्य रूप से शपथ पत्र जमा करना होगा। आपको बता दूं कि पढ़ाई पूरी होने के बाद भी जो स्टूडेंट राशि नहीं लौटाते हैं तो फिर उसके ऊपर बिहार राज्य शिक्षा वित्तीय निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर जो युवा बेरोजगार हैं उन्हें बेरोजगारी का शपथ पत्र जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में 15 जून 2030 के बीच जमा करना होगा। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज में व्यवसायी से 50,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दें कि विदेशी नंबर से व्हाट्सएप से कॉल करके ठगी करने का मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दिन ब दिन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। किशनगंज में ऐसे कई मामले पिछले कुछ महीने से सामने आ रहे हैं लेकिन फ्रॉड के मामले निरंकुश होते जा रहे हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार किशनगंज शहर के एक प्रतिष्ठित कपड़ा व्यवसायी कमल कोठारी के बेटे अपने मित्र और परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए थे। एक पुलिसमैन की तस्वीर लगी व्हाट्सएप डीपी से व्यवसायी को फोन आया कि उसके बेटे ने एक कश्मीरी युवती के साथ गलत काम किया। इतना सुनते ही व्यवसायी के होश उड़ गए। इसी बात का फायदा उठाते हुए फ्रॉड ने उसके बेटे को तथाकथित केस से छुटकारा पाने के लिए 50,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद जब व्यवसायी ने अपने बेटे को फोन लगाया तो फिर वह फोन पर उपलब्ध था। जी हाँ, उसके साथ इस तरीके का कोई भी घटनाक्रम नहीं हुआ था लेकिन ये अपने 50,000 रुपए जब तक गवा दिए। खबर बिहार के सहरसा से सामने आया है। आपको बता दें कि सहरसा में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक फाइनेंस कर्मी से 8,63,000 रुपए लूट करके फरार हो गए। इस हमले में फाइनेंस कर्मी बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। जहां आपको बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और फिर जख्मी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ पर घायल का इलाज जारी है। घटना सदर थाना क्षेत्र के मतियासंगंधा के पास की है। जहाँ घटना को लेकर के घायल फाइनेंस कर्मी राजनंदन कुमार ने बताया है कि वह फाइनेंस कंपनी में काम करता है जहाँ इनका काम लोन देना और कलेक्शन करना है। वह आज अपने घर रहुआ तुलसियाही से कलेक्शन का पैसा बैग में रख कर के आ रहा था और बीच रास्ते में ये घटना घट गई। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आई है। मुजफ्फरपुर शहर में दिन दहाड़े उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में लूट की कोशिश की गई है। हालांकि उस वक्त बैंक का चेस्ट ना खुले होने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिल सका। इससे गुस्साए बदमाशों ने मौजूद कर्मियों का मोबाइल और फिर पर्स में रखे करीब 6,000 रुपए लूट ली। मामला सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौकी के पास की है। आपको बता दें कि घटना सुबह 10 बजे के करीब की है। सुबह सवेरे इस वारदात को अंजाम देकर के बदमाश आराम से भाग निकले। बिहार में पड़ रहे भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि भीषण गर्मी और फिर हीटवेव की आपदाजनक स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और फिर राज्य के यानी कि बिहार के सभी जिलाधिकारी समुचित कार्रवाई करें। या गांव हो या फिर शहर, सभी जगह बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें, संपूर्ण स्थिति पर निगरानी रखें और फिर सभी अस्पतालों में उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। भीषण गर्मी और हीटवेव की आपदाजनक स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग एवं राज्य के सभी जिलाधिकारियों को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। सभी जिलों के संवेदनशील स्थानों पर पीने का पानी के टैंकर पर्याप्त संख्या में रखने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ भूजल स्तर पर भी नजर बनाए रखने को कहा है। जब भीषण गर्मी एवं लू से बचने के लिए लोगों को उचित सावधानी बरतने की सलाह देते हुए माइकिंग की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बिहार के शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दूं कि बिहार के शिक्षा मंत्री स्कूलों को सुधार के लिए ये बयान दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि स्कूलों में सुधार के लिए पंचायत के जनप्रतिनिधियों की मदद ली जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि स्कूलों में पठन पाठन में सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए जनप्रतिनिधियों की मदद ली जाएगी। जब विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है। पहले चरण में 5 स्कूलों का चयन किया जाएगा जो MLA या फिर MLC के क्षेत्र से लिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने समीक्षा के दौरान पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिया है। अगले 1 साल का लक्ष्य तय करते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि बीते दिनों में शिक्षा विभाग में काफी सुधार हुआ है, लेकिन इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आपको बता दें कि मीटिंग के बाद शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यानी कि ACS एस सिद्धार्थ ने बताया है कि इस काम के लिए नोडल पदाधिकारी को जिलावार तैनात किया जाएगा, जिन्हें 3 महीने का लक्ष्य दिया जाएगा। खबर पूर्णिया से सामने आई है। आपको बता दें कि बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अगर आप पूर्णिया में हैं और आपके शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है और आप बेरोजगार हैं, काम की तलाश कर रहे हैं, तो आपकी तलाश खत्म हो गई है, यही समझिए। बस इसके लिए आपको 14 जून को पूर्णिया के इस जगह पर अपना बायोडाटा लेकर के पहुंच जाना होगा और इंटरव्यू देना होगा और इंटरव्यू देकर के नौकरी पा सकते हैं। आपको बता दें कि वहीं पर जानकारी देते हुए पूर्णिया जिला नियोजनालय पदाधिकारी अजय कुमार ने न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए पूर्णिया में कहा कि पूर्णिया में 12वीं पास बेरोजगार लोगों को पटना से आई कंपनी एरोलो इंडिया द्वारा जॉब रिसोर्सेस पर्सनल के कुल 20 पदों पर 14 जून को पूर्णिया में मरंगा जिला नियोजनालय स्थित IT कैंपस बियड़ा में नियुक्ति की जाएगी। वहीं पर अभ्यर्थियों को पूर्णिया के ही अलग अलग प्रखंडों में कार्य के लिए चयन किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि आए दिन निजी कंपनियां भी बेरोजगारी को दूर करने में अपना योगदान देकर के बराबर की जॉब कैंप का आयोजन कर रहे हैं। बराबर जॉब कैंप का आयोजन करके युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। योग्यता और सैलरी सब कुछ जानने के लिए आपको बता दें कि वहीं पर पूर्णिया के मरंगा बियड़ा IT कैंपस में 14 जून को लगने वाले इस जॉब कैंप में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 18 से 35 साल होनी चाहिए। साथ ही इंटर पास के साथ अच्छी बोलचाल रहना अनिवार्य होगा। वहीं पर इस जॉब कैंप में चयनित अभ्यर्थियों को पूर्णिया में ही रहकर के जॉब करना होगा। साक्षात्कार चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति कंपनी 15,000 रुपए मासिक वेतन के साथ अतिरिक्त शुल्क भी देगा। लालू प्रसाद यादव कल अपना 77वां जन्मदिन मनाया। लोकसभा चुनाव में पार्टी के बेहतर परिणाम से जहां नेता और फिर कार्यकर्ता उत्साहित थे, वहीं पर अब लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन ने उसको जश्न मनाने का एक और मौका दे दिया। इस मौके पर विधायक तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करके अपने पिता को नेताओं का नेता बताया है। RJD विधायक तेज प्रताप यादव ने अपने X हैंडल पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि उस व्यक्ति के लिए जो आत्मीयता, विनम्रता और सादगी का एक आदर्श मिश्रण है, वह व्यक्ति जो उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करता है, एक नेता जो नेताओं का पोषण करता है। मेरे पापा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को गोपालगंज के फुलुड़िया गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम कुंदन राय और फिर माता का नाम मरछिया देवी है। जब 1973 में उनकी शादी राबड़ी देवी से हुई थी। उनको 7 बेटियां और फिर 2 बेटे हैं। लालू 1970 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने। वहीं पर 29 साल में 1977 में पहली बार सांसद बने। जहाँ 1990 से 1997 तक वे बिहार के मुख्यमंत्री बने, जबकि 2004 से 2009 तक देश के रेल मंत्री भी रहे। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का न्यूज़ बचे तो कैसा लगा आपको, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए खुशखबरी है कि KDB लाइव का ऐप आ चुका है। आप KDB लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। अगर आप बिहार की खबरों से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप KDB लाइव ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ से लिख करके सर्च करना है KDB लाइव, आ जाएगा। उसको इंस्टॉल कीजिए और अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने से आपको फायदा ये होगा कि आप खुद से भी उस ऐप में खबर को पोस्ट कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अकाउंट बनाना तो कतई नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।